बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का दिन इस हवाले से नहायत अहमियत का हामिल रहा कि आज जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक इंतहाई अहम बात की। उन्होंने कहा कि जब मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है तो क्या मुल्क धरनों और एहतजाजों का मुतहम्मिल हो सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल है जो उन्होंने पूरी कौम से पूछा है, क्योंकि पीटीआई ने 24 नवंबर को एहतजाज की जो फाइनल कॉल दे रखी है, मगर साथ साथ मुज़ाकरात का इंदिया भी दे रखा है। इस हवाले से आज आम डेवलपमेंट ये नजर आई कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से बड़ी डिटेल मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने ये बात की कि जिनके पास पावर है उनसे बात की जाए। सो बात आज यही होगी कि पीटीआई अब एहतजाज के साथ साथ मुज़ाकरात की क्या तैयारी करी है, क्या एजेंडा पेश करेगी, और अब देखना ये होगा कि फरीकैन इस मुज़ाकरात के लिए कितने तैयार हैं। नाज़रीन, इस 24 नवंबर के एहतजाज को जो नाक़दीन है वो पानी का बुलबुला करार दे रहे हैं, मगर जो चौंका देने वाली बात हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि इस एहतजाज में केपी के सूबे ने तकरीबन 58 करोड़ से जायद फंड्स की रिक्वेस्ट की है केपीके के वजीर खजाना से। और यही नहीं बल्कि आपको याद होगा कि 5 अक्टूबर को जो एहतजाज किया गया था, जो कि एक नाकाम एहतजाज नजर आया था, उस पर भी 81 करोड़ की रकम हवा में उड़ा दी गई थी। जबकि केपीके सूबे में हम देख रहे हैं कि जितनी माली मुश्किलात नजर आ रही हैं, अवामी मसाइल नजर आ रही है, तो सवाल बड़ा अहम है कि इस हाल में जो बानिए पीटीआई हैं उनके अहकामात के हवाले से जो एहतजाज की कॉल दी जा रही है, क्या ये मौका मुनासबत सही है या नहीं। बहरहाल आज अलीमा खान साहबा ने भी मीडिया से बात की है और कुछ मस्बत इशारे दिए और कहा है कि उनके मुतालबात में बानिए पीटीआई की जो रिहाई है वो भी शामिल है। जबकि बुशरा बीबी ने कहा है कि हमारा एहतजाज लीडर की रिहाई नहीं है बल्कि हमारा एहतजाज मैंडेट के लिए है, हमारा एहतजाज अवाम के लिए है। सो ये मुतजाद बयानात क्या माने रखते हैं, इसी पर डिटेल बात होगी। मेहमानों का तारुफ करा दूं, मेरे साथ मौजूद है स्काइप पर शेख आफ्ताब अहमद, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, शुक्रिया आपका ज्वाइन किया। कादर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा है, हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद है। लाल चंद मलेही साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं स्काइप पर। आप तीनों मेहमानों को वेलकम कहती हूँ। शेख आफ्ताब साहब, सबसे पहले सवाल मैं वही करूंगी आपसे जो प्राइम मिनिस्टर ने आज पूरी कौम के सामने रखा है कि इतनी मईशत मुस्तहकम हो रही है, हम देख रहे हैं, साथ साथ हमने ये देखा है कि एफडीआई हमारी बहुत अच्छी हो गई है, जो हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी थी उसके फ्रूटफुल नताइज आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो 96,000 की नफसियाती हद अबूर कर चुका है। साथ साथ हमारी आईटी एक्सपोर्ट जो है 1 अरब 20 करोड़ से जायद हो गई है, हमारी एक्सपोर्ट अच्छी होने वाली है। और हमारे जो रेमिटेंसेज है, इसके बावजूद के पीटीआई बानी ने ओवरसीज पाकिस्तानी को ये कहा था कि पाकिस्तान पैसा मत भेजे, इसके बावजूद रेमिटेंसेज में इजाफा हुआ। इस मुल्क में एहतजाज धरनों की गुंजाइश तो है ही नहीं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो आपने सवालात उठाए हैं और हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस पर बात भी की है। देखें, आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें कि इसमें जब भी तरक्की का सफ़र शुरू हुआ है वो नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत में हुआ। इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं कि अब देखें कि 2017 में जिस वक्त पाकिस्तान एक बुलंदियों की तरफ जा रहा था, उस वक्त भी सिर्फ इनकी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए इमरान खान साहब ने 2014 में उस वक्त धरना दिया जिस वक्त के चीन के प्रेसिडेंट यहाँ पर आने वाले थे। तो कहने का मकसद ये है कि एक इनकी लंबी तारीख है कि धरने, गालियाँ, मजाक, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसको एक कल्चर बना दिया है जो इंतहाई अफसोसनाक है। अब देखें कि चले नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ सो हुआ। अब देखें कि इस वक्त फिर एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल साहब ने, MQM ने, जो ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है, इन्होंने मिलकर फिर एक तरफ तरक्की का आगाज शुरू किया है। और जिस तरह आपने खुद ही बताया कि रेमिटेंसेस बढ़ी है, हमारी आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, बाहर से रेमिटेंसेस आ रही हैं, हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो देखें कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, हमारे जो रिजर्व्स हैं उनमें इजाफा हो रहा है, IMF का हमारे पर मुकम्मल एतमाद है,
अभी शहबाज शरीफ साहब ने बहुत से मुल्कों के दौरे किए, फिर सऊदी अरब से जो वफद आया उन्होंने एक अच्छी खासी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, और भी यूएई वाले भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। तो ठीक। कहने का मकसद है कि पाकिस्तान एक दफा फिर तरक्की के सफर पर शुरू है। खुदा का वास्ता है यार, ये धरने छोड़ो, ये बातें छोड़ो। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आओ एक मेज पर बैठते हैं, हमारे से बातचीत करो। भाई देखे ना, एक वक्त था कि जैसे कहते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग एन के दरमियान एक बड़ी रिफ्ट चल रही थी। जी। तो फिर क्या हुआ, आखिर में लंदन में उन्हें मिसाकी जमहूरियत करना पड़ा ना, मोहतरमा मरहूम बेनजीर साहबा को और मियां नवाज शरीफ साहब को। और मैं समझता हूँ कि आज की जो हमारा इत्तेहाद है ये उसी की पासदारी कर रहा है जो समझौता वहां पर लंदन में किया गया था। भाई ठीक है। आप कहते हैं एक दफा आप इनको गालियां निकालते थे, मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं इनको, इनकी रास्ते में आप रुकावट बनाते हैं, इनको न बनाया जाए, तो फिर आप क्यों उनसे बात करना चाहते हैं? आखिर को वजह तो बताएं ना। बात ठीक है, करनी है तो चलिए ये वजह मैं पूछ लेती हूँ। हमारे साथ लालचंद साहब मौजूद है। लालचंद साहब, क्या वजह रही है कि एक तरफ आप लोग ने एहतजाज की कॉल भी दी हुई है, बल्कि फाइनल कॉल दी हुई है, दूसरी तरफ आप लोग जो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, तो आफ्ताब साहब का वही सवाल है कि आप जो हमारे हाजिर सर्विस आर्मी चीफ साहब हैं उनको मानने को तैयार नहीं थे, अब आप कहते हैं बात उन्हीं से होगी जो सबसे ज्यादा पावर में है। शुक्रिया शादिया खान के आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। सबसे पहले तो चुनतखब वजीर आजम जो है वो कौम से सवालात पूछ रहे हैं कि मईशत तरक्की कर रही है तो एहतजाज की मुतमिल ये कौम हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो कौम जो है गुज़िश्ता 8 माह से बल्कि 3 साल से मुसलसल सवालात पूछ रही है, उसके जवाब आपकी तरफ से क्यों नहीं आते? 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ और उसमें जो धांधली हुई उसकी आजादारियां हैं, उसकी कंप्लेंट्स हैं, वो 6 माह में डिसाइड होती हैं। फाफिन की रिपोर्ट है कि 83% केसेस अभी तक पेंडिंग हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स वर्किंग ग्रुप हो, चाहे आर्बिट्रेरी जो डिटेंशन पे एक ग्रुप है वो हो, चाहे यूएसए की कांग्रेस हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे मुल्क के अंदर या बाहर, ये इंसानी हुकूक की जो वायलेशंस हो रही हैं उस पे पूरी दुनिया चीख रही है। इस पे आप जवाब क्यों नहीं देते? जो तरक्की का सफर इमरान खान के दौर में हो रहा था, जिस स्पीड से जीडीपी ग्रोथ कर रही थी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई थी, आज तो आपकी इंडस्ट्री सारी बंद हो चुकी है। अब तो आपकी हालत ये है कि आप जहां जाते हो तो खुद आप कहते हैं कि आप मांगने आ गए हो और हम मांगने सर, अगर आपके दौर में इतनी तरक्की हो गई थी, इतनी तरक्की हो गई तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब पहले टेन्योर में आए थे तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे क्यों पहुंच गया था? देखिए, मुल्क उस वक्त हमने बताया था कि ये मुल्क तरक्की कर रहा है। ये जो डिफॉल्ट करने के दाने पे आया वो इनकेपेबल लोगों की वजह से आया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं आया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो वबा आई थी कोरोना की, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि हाईएस्ट लेवल की वो तरक्की कर रहा था। आपके रेमिटेंसेस बढ़ गए थे, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई थी, आपका एहसास प्रोग्राम चल रहा था, मुल्क खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था। जब ये आए, इन्होंने अपने केसेस माफ कराए, इन्होंने आके अपने मुफादात के लिए काम किया, तो मुल्क पहुंच गया बैंकरप्सी के दाने पर। अब बात कर रही है आपके बातचीत के हवाले से या आर्मी चीफ के हवाले से। तो आर्मी चीफ के हवाले से माजी में भी हमारा एक स्टैंड रहा है और इस वक्त वो स्टैंड वही है, हमारा स्टैंड कोई नहीं बदला। जहां तक बातचीत है तो देखिए, बातचीत तो उनसे ही हो सकती है जो कुछ इख्तियारात जिनके पास हो। इस वक्त जो मुकम्मल इख्तियारात है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, और मैं समझता हूं ये मैं ही नहीं, ये मोहतरम डिफेंस मिनिस्टर है जो ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने फरमाया है कि ये हाइब्रिड हुकूमत है, और हाइब्रिड हुकूमत का मतलब होता है कि वो अभी ट्रांजिशन में है, मुकम्मल जमहूरियत वो नहीं है, तो अभी भी इख्तियार इनके पास नहीं है। जाहिर सी बात है, जहां इख्तियार होगा वहां बात होगी। हम बातचीत शुरू से करना चाहते थे, बात अब भी करना चाहते हैं। हम किसी किस्म का कोई इंतजार नहीं चाहते। अदरवाइज हमारा एक आईनी हक है एहतजाज का, जो इंशाल्लाह 24 नवंबर को करेंगे। अगर हमारे मुतालबात पे बातचीत नहीं होती, कोई प्रोग्रेस नहीं होती,
तो ये हमारा पूरा पूरा हक है, आईनी और कानूनी, और उसको हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। कादर मंदोखिल साहब, बेनजीर शहीद का एक बड़ा जबरदस्त मकौला था कि जी डेमोक्रेसी इज बेस्ट रिवेंज। तो ये जो डेमोक्रेसी, जमहूरियत है, इसमें ये जो एहतजाज, धरने होते हैं, ये कितना नुकसान पहुंचाते हैं? और दूसरा सवाल भी ले लें मेरा कि जब पीटीआई की हुकूमत थी और मुल्क जिस तरह माली मुश्किलात का सामना, गो के हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान है लालचंद साहब, वो कह रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा था, और हमने देखा था कि कोविड के बाद जब पीडीएम की हुकूमत आई थी और मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर चला गया, आप लोग की काविशें रंग लाई और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया था। तो सर, आप लोग का भी तो हक था एहतजाज करने का, धरने देने का। हमने तो ऐसा कोई वक्त नहीं देखा जब आप लोग के दौरे, आप लोग अपोजिशन में और आप लोगों ने ऐसी कोई कॉल दी हो। जी बिल्कुल, आइन की आर्टिकल 16, 15 और 17 में ये वाज़ेह तौर पे कोई भी सियासी पार्टी एहतजाज, जलसे, जुलूस कर सकती है, मगर उसके साथ शर्त ये कानून के दायरे में। क्या पीटीआई का माजी इस बात की गवाही नहीं दे रहे कि वो एक पुरतशद्दुद और एक बैन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए और पेट्रोल बम और क्या क्या है, आप सबके 9 मई के जो सूरत आपके सामने की बात है। अब लालचंद साहब फरमा रहे हैं कि हमारे दौर में बड़ा जबरदस्त था, आपके दौर में खाक जबरदस्त था कि आप पीपल्स पार्टी और नून लीग को आप थाने दे रहे थे कि 10,000 अरब तुम लोगों ने लिए, क्या किया है? यानी 10 साल में, खुद 3 साल में 26,000 अरब लिए। विजन क्या? अंडे, कट्टे और मुर्गियां, ठीक है। और ये जो बता रहे कौन सा खाना, ये जो खाना दे रहे थे, ये तो यहाँ सैलानी वाले, ईदी वाले यहाँ तो कराची में रोज देते हैं और हर जगह से देते हैं। यानी इनका विजन यही था कि ये जाके ये लंगर खाने खोले और अंडे कट्टे और मुर्गियां दे, बाकी विजन कोई नहीं। हाँ, एक विजन था, इनके वजीर ने कहा कि चर्च के यहाँ पे फैक्ट्री होना चाहिए, अफीम की फैक्ट्री होना चाहिए, मुल्क का ज़र-ए-मुबादला बढ़ा जाएगा। अच्छा, मुल्क की ज़र-ए-मुबादला की बात की है, ये आपका क्या वास्ता उससे? वो तो जो पाकिस्तानी ओवरसीज है, जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 20 लाख लोगों को उस वक्त भेजा, उस वक्त उनको पासपोर्ट और शनाख्त कार्ड बना के दिए, आज 1 करोड़ से ज्यादा है। कल आपकी हुकूमत थी, आप कह रहे ये सारे ओवरसीज हमारी पीटीआई की है, आज तो वो जो रेमिटेंस है वो आपके दौर से ज्यादा आ रही है। तो ये कौन लोग है? ये तो पाकिस्तानी है, ये अपने घरों को पैसे भेज रहे हैं, और क्या? इसमें आपको कोई लेना देना नहीं है, हमारा भी कोई लेना देना नहीं। मैं ये भी कहूंगा, ये तो जो घरों को पैसे भेज रहे हैं और रेमिटेंस बढ़ रहा है, और उसे कोई आपको ये फायदा नहीं होगा कि हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में रहे। हाँ, हुकूमत पाकिस्तान में आ रहा है, हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में कोई नहीं आ रहा है। बाकी आप कोई विजन बता सकते हो? जो आप बता सकते हो सिंध में जो अस्पतालों के जाल बिछाए पीपल्स पार्टी ने, आप बता सकते हैं गम्बट जो लीवर ट्रांसप्लांट है, जो दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, आप बता सकते हो कि एनआईसीवीडी, एसआईसीवीडी का जाल पाकिस्तान के 10 जिलों से था। अब मेरे हल्के NA242 बल्दिया टाउन में भी इंशाल्लाह इसी महीने के आखिर में इफ्तिताह हो जाएगा। आप कोई बता सकते हो इस तरह विजन कोई? दूसरी बात यह कि ये सारी चीजों करके, और फिर मैं ये कहूंगा कि इनकी सारी बातों का एक बात, अब ये पीटीआई रन कौन कर रही है? यानी इमरान खान साहब ने अलीमा बीबी के जरिए जब ये ऐलान कर दिया है, तो इसका मतलब ये कि अदम एतमाद किए गौर खान पे, राजा पे, फलाने फलाने सब पे, ठीक है। उसके बाद अगले दिन जाके वो बुशरा बीबी जो ना वो अलर्ट हो गई, वो जाके जलसे जुलूस कर रही है। जरूर करना चाहिए, एक सियासी घराने से ताल्लुक है उसको, लेकिन सवाल ये है कि पीटीआई को इस वक्त लीड कौन कर रहा है? क्या गौर खान कर रहा है? क्या शाह महमूद कुरैशी कर रहा है? क्या अलीमा बीबी कर रही? क्या बुशरा बीबी कर रही? क्या गंडापुर करे? कौन करे? इसमें 75 तो दड़े बन गए, और फिर अभी आज रह गई है टोटल 3 दिन। 3 दिन में कितने लोगों को ले आएंगे? ये इसी तरह सरकारी मुलाजमीन जिसको ये नवाज रहे थे 10,000 रुपए और 1 ग्रेड और 1 हफ्ते की छुट्टी, तो इस मरतबा यकीनन वो सरकारी मुलाजिम पहले से ज्यादा होंगे। लेकिन मैं कहता हूं 50 लाख लोग ले आए, 1 करोड़ ले आए, फिर क्या होगा? क्या पाकिस्तान बांग्लादेश है? क्या पाकिस्तान के 77 साल तारीख में कोई हुकूमत इस चीज से बदली है? क्या इन्हीं पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून के दौर में क्या कुछ नहीं किया? क्या इनकी आरिफ आलवी ने पीटीआई, पीटीवी वगैरह पे हमले नहीं किए? ये सारी चीजें साथ ही इनको शौक पूरे होने दे। सिंध में तो पहले कुछ नहीं था, बताया लालचंद साहब सिंध से ताल्लुक है, पहले यहां से कितने लाख लोग निकले, बताया पंजाब से कितने करोड़ लोग निकले, बताया बलूचिस्तान से कितने लाख निकले। अगर निकले तो खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मशीनरी, पुलिस और मुलाजमीन के साथ हुआ, और वो भी उनको 24 घंटे पुलिस से लड़वा के शैलों और गोलियों के सामने खुद जो है ना भाग गया, और इस्लामाबाद
अंबा डी चौक को हाथ लगा लिए, लोग बड़ा हीरो बन गया है। भाई ये बातें बेवकूफ बनाने वाले तो आप कर नहीं सकते हो, आप कर भी लेंगे तो क्या होगा? हुकूमत नहीं बदलेगी, हुकूमत 5 साल पूरी करे, आपका गो आखिरी ऐलान है, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप ऐलान और कर दे, इसको आखिरी न कहें, क्योंकि मुझे लग रहा है इसी के साथ आपकी मौत पड़ जाएगी और पार्टी आपकी वैसे 75 टुकड़े है तो 75 टुकड़े और हो जाएंगे, फिर जाके आप ढोल बजाते रहो। लेकिन मैं वफाकी हुकूमत को ये दाद दे रहा हूं कि ये गवर्नर राज अभी तक नहीं लगा है, नहीं तो जो सरकारी मुलाजमीन को इस तरह दहशतगर्द तंजीमों को, आपको पता है कि टीटीपी गंडापुर ग्रुप है, टीटीपी डीआई खान, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो तजिया निगार है शाह महमूद साहब, जो दिफाई तजिया निगार है, उसकी वीडियो मौजूद है। क्या इमरान खान साहब ने नहीं माना कि हमने पेट्रोल बम फेंके? क्या इमरान खान से नहीं माना कि सारे स्टेटमेंट मौजूद है इनके, सारे स्टेटमेंट मौजूद है और 9 मई की तो सीसीटीवी फुटेज भी नशर कर दी गई है। ठीक है सर, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाएंगे। और एक और सवाल, मेन पॉइंट ये कि इस वक्त क्लेम कर रही है पीटीआई कि हमने 10,000 बंदे खामोशी से भेज दिए हैं, तो भाई वो बंदे हैं कहाँ? और हुकूमत जो है वो जो रियासत की रिट को चैलेंज किया जाएगा उससे निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएगी, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। इस पैकेज के तहत घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट होगा। 11 रुपये 42 पैसे फी यूनिट से लेके 26 रुपये फी यूनिट बिजली की बचत होगी घरेलू सार्फिन को इन 3 महीनों में। सनतों के लिए 5.72 रुपये से लेकर 15 रुपये फी यूनिट बचत होगी और इंशाअल्लाह इस तरह सनत का पहिया तेजी से रवां दवां होगा, लोगों को मजीद रोजगार मिलेगा। 18 से 37% तक बचत होगी सनतों के लिए। कमर्शियल सार्फिन 13 रुपये 46 से लेकर 22 रुपये फी यूनिट बचत होगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए मजमूई तौर पर 34 से 44% उनको बचत होगी। पूरे पाकिस्तान में बिजली की लागत में कमी से सनत का पहिया तेज होगा, ज़राअत हरी भरी होगी, कारोबार और बरामदात बढ़ाने में मदद मिलेगी और पैदावार में इजाफा होगा और पाकिस्तान की मईशत मज़ीद मजबूत होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्ताब साहब, हमने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को हमेशा देखा कि उन्होंने जो बातचीत के दरवाजे हैं वो खुले रखे हैं, जब वो अपोजिशन लीडर थे तब भी और अब वो जब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं तब भी। वो चाहते हैं कि पीटीआई और मस्बत तामीरी काम में जो है वो हुकूमत की मुआवनत करे, सियासत करे, लेकिन सियासत बजाय तनकीद करे। इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात का अमल अगर इस तरह होने जा रहा है तो फरीकैन की क्या तैयारी है और क्या सियासी तनाव कम होगा इससे? देखिए जी, आपको याद होगा कि जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे और उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि हम मिसा के मईशत करना चाहते हैं आपके साथ।
تو وہ ان کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے عمران خان کی حکومت کو، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو ان سے ہاتھ بھی ملانا گوارا نہیں کرتا۔ اب کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو ایک سیاستدان کہتا ہو، ایک پولیٹیکل پارٹی کا وہ ہیڈ ہو، اور وہ نیشنل اسمبلی کے اندر نیشنل لیڈر سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہ کرے، ان سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ان کی سوچ ہے ہی نہیں۔ یہ اس وقت بھی جن کندھوں پر بیٹھ کے آئے تھے، آج پھر انہی کندھوں پہ بیٹھ کے آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ وقت اب گزر چکا ہے، وہ وقت اب واپس نہیں آتا۔ اور ایک بات بڑے دکھ سے میں کہتا ہوں، افسوس سے کہتا ہوں کہ ہر بات میں جھوٹ ہے، اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہے۔ اگر جھوٹ کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا تو پی ٹی آئی دنیا کی سب سے بڑی ایکسپورٹر ہوتی، اگر جھوٹ کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا۔ بات یہ ہے کہ کہنے کیا ہے کہ ایک کریڈیبلٹی ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ جو وہ جس کو آپ جنگلہ بس کہتے تھے، جتنے پیسوں میں شہباز شریف صاحب نے ملتان، راولپنڈی اور لاہور میں 3 بسیں چلا دیں، ان کی ایک بس سروس بھی اتنے پیسوں میں کمپلیٹ ابھی تک نہیں ہو سکی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ 11 سال ان کی حکومت کو ہو چکے ہیں پختونخوا میں، وہ کام تو بتائیں نا جی، یہ کام ہم نے کی ہے۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ موٹر وے جو ہے کراچی سے لے کر پشاور تک، اور پشاور سے پھر یہ ہزارہ تک، یہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے دور میں بنی۔ لیاری ایکسپریس جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے دور میں بنی کراچی کی۔ حیدرآباد جو ہے کراچی، وہ سڑک جو ہے وہ میر صاحب کے دور میں بنی۔ ہوائی اڈے جو ہیں وہ ان کے دور میں بنے، ایکسپورٹ بڑی، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں ایٹمی پروگرام کو شروع کیا گیا، اور وہ ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو مکمل لا کے نواز شریف صاحب نے کر دیا۔ ہمارے پاس تو کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ شہباز شریف صاحب بڑے ہمت سے کولیشن گورنمنٹ کو چلانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہر آدمی کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے۔ تو اگرچہ میں سچی بات تو یہ ہے کہ میں بلاول کو ایک اچھا لیڈر تسلیم کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو اچھا لال چند صاحب یہ بتا دیجئے اب ذرا کہ اس وقت آپ لوگ کی کیا حکمت عملی چل رہی ہے، جو ایجنڈا ہے آپ کا کیا ہے، مطالبات آپ کے کیا ہوں گے؟ کیونکہ آج علیمہ خان نے جو پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک کی ہے اس میں انہوں نے کچھ تو باتیں کی ہیں، جس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا ایجنڈا بھی رکھا گیا، جبکہ بشرا بی بھی اس بات کو ڈینائی کر رہی ہیں کہ ہم کسی لیڈر کی رہائی کے لیے نہیں بلکہ ہم عوام کے لیے اور مینڈیٹ کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو یہ جو کارکنان ہیں، ارکان ہیں، یہ کس کو فالو کریں؟ علیمہ خان کو فالو کریں یا بشرا بی بی کو فالو کریں ان کی بات کو؟ جی میں وہ بتاتا ہوں، لیکن ایک مدوخل صاحب کو میں کہنا چاہوں گا، انہوں نے وفاقی حکومت کی بڑی ایڈوکیسی کی ہے، وکالت کی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ ایک ٹیشو پیپر کا ڈبہ لے کے بلاول بھٹو صاحب کے پاس جائیں، تو وہ رو رہے ہیں کہ نواز لیگ کی حکومت نے ان سے دھوکہ کیا ہے، وہ رو رہے ہیں، وہ شکایتیں کر رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں کہ وہ جو بل آتے ہیں اسمبلی میں اس کا بھی مجھ سے نہیں پوچھتے اور لے آتے۔ ان کو تو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے اس حکومت میں، لیکن یہ جو ہے چمٹے ہوئے ہیں، ان کی مجبوری ہے، جو ہر کسی کو پتا ہے کہ ان کی مجبوری ہے کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی ایکسپورٹ کی، آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو دبئی نے آپ کو بھی جواب دیا ہے کہ آپ نے گداگر بھیجے، آپ نے وہاں پہ بیگرز بھیجے، اب پاکستانیوں کی وہاں پہ ویزا جو ہے بند ہو گیا، آپ نے ایک NICVT بنا کے روز آ کے ایک گھنٹہ جو ہے آپ آ کے ٹی وی چینلز پہ جھاڑتے ہیں۔ بھائی ہم نے پوری پاکستان کی عوام کو ہیلتھ کور دیا تھا، ہیلتھ انشورنس کے تھرو۔ باقی آفتاب صاحب تو بہت جو ہے وہ پولائٹ میں ذرا اس کا جواب بھی مندوخیل سے لگے، آپ ہی کو روک کے ایک منٹ مجھے تو بات کرنے نہیں آپ ہی کی بات کا جواب دیں گے، وہ آپ ہی کی بات، میں چاہ رہی ہوں نا کہ آپ کی بات کا جواب بھی مل جائے ساتھ میں۔ بالکل دیں، انہوں نے کہا ہے نواز لیگ والے جھوٹے ہیں، نواز لیگ والے ایگریمنٹ پہ کام نہیں کرتے، انہوں نے وہ ان بہت سارے الزام لگائے ہیں جو میں اس وقت نیشنل ٹی وی پہ نہیں لگانا چاہتا۔ آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، تو بھائی آپ ڈیفالٹر اور ٹیکس چور ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ حسن نواز کو
टैक्स चोरी में वहां पे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। आप हमें इस तरह के इल्जाम न ठहराएं। अब आ जाए कि हमारा एजेंडा है क्या। हमारा कोई गैर आईनी गैर कानूनी एजेंडा है नहीं। हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं हमारे मैंडेट की वापसी। मैंने आपको कहा कि नहीं, ये बता दीजिए, मैं जो सवाल पूछना चाह रही हूं, क्योंकि पहले सेगमेंट का वक्त कम होता है, आप मुझे ये बता दीजिए कि इधर अलीमा खान कह रही है कि हम बानिया पीटीआई की रिहाई के लिए निकल रहे हैं, जबकि बुशरा बीबी डिनाइल में है। तो सही कौन बोल रहा है और क्या आप इसमें एजेंडा क्या है फिर? नहीं, आप दोनों को मिसकोट कर रही हैं। बुशरा बीबी हो, स्टेटमेंट पड़ी हुई है सर। उनकी पाकिस्तान, अच्छा मुझे भी तो बोल रहे थे ना। जी। उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो उनकी बहन है, एक उनकी मिसेज हैं, उनका हक है कि उनकी आजादी की बात करें। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाज़ेह इमरान खान की हुक्म के तहत वाज़ेह एजेंडा है, वो है 26वीं तरमीम के खात्मे की। वो है जो भी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, वो इमरान खान हो, शाह महमूद कुरैशी हो, यास्मीन राशिद हो, एजाज चौधरी हो, जो भी महमूद रशीद, हमारे जितने भी कयादत वो कारकुन हैं, उनकी आजादी का है। हम आइन की बहाली का है, हमारी जो मैंडेट चोरी हुआ है उसकी वापसी का है। कौन सी आइन की बहाली का है? ये हुक्म है। कौन सी आइन की बहाली का, ये बताइए आप मुझे। 26वें आईनी की बात, 26वें आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे, मैं चूंकि कादिर मंदोखेल तो एक्सपर्ट है, मैं वो उसका भी जवाब वो दे देंगे, मगर मेरी जितनी नॉलेज है 26वीं आईनी तरमीम को अनरोल किया नहीं जा सकता। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास कोई इसका इख्तियार नहीं है, उसके लिए आपको एक मजीद तरमीम लानी पड़ेगी। भाई एक्सपर्ट है वो, पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के एक्सपर्ट हैं, वो असीर है खुद किसी के। चले कादिर साहब, इसके जवाब आप ही दे दे सर, बेहतर होगा। ये मैं मोहतरम जिस इलाके का रहने वाला है वहाँ ऊंट ज्यादा है, और एक मुहावरा है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, कि एक शख्स ऊंट के पीछे चल रहा था, और आगे ये खुद समझ जाएंगे। ये इस चक्कर में है कि किसी तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग का भड्डा हो जाए और हुकूमत टूट जाए। तो मोहतरम झगड़ा जरूर हमारा है, हमारे मुतालबात जरूर है, और मुतालबात हमारे जरूर है, और हमारे बिल्कुल सारी चीजें हैं, और हम सर झुका के बैठने वाला नहीं है। जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो सही है उसको सही कहेंगे। बाकी जो आपके मुतालबात है, वो मुतालबात तो आपने खुद बता दिए कि वो फौज से है। मैं डायरेक्ट गोल बोल बात करने की बजाय एस्टेब्लिशमेंट तो फलाना ढिंगा, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ फौज से है। आपके फौज से है, आप मुझे बता दो कि आप खुद असम्बली पार्लियामेंटेरियन रह चुके हो। आप मुझे बताओ 26वीं तरमीम जो है ना, वो पाकिस्तान का कोई शख्स, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, बिलावल साहब हो, या चीफ जस्टिस हो, किसी के पास इख्तियार नहीं है। एक इख्तियार है पार्लियामेंट के पास कि वो जो है ना उसकी दोबारा अमेंडमेंट करे या खत्म करे 2/3 मेजॉरिटी से। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि आप किस 26वीं तरमीम को खत्म करे हो, जिसके लिए आपने मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात किए। आपके गौर खान साहब ने कहा कि हमें मसौदा पे पूरा एतबार है, बेहतरीन मसौदा है। आपके रऊफ हसन साहब ने कहा ये तो मसौदा ही हमारा है। तो जब आपका मसौदा है, आपने बेहतरीन कर दिया, उसको खत्म करने के चक्कर में ये आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। दूसरी बात जो आपने की है उसके हवाले से, अपनी जो कारदगिरी के हवाले से, आप जो हेल्थ कार्ड है, आपकी हेल्थ कार्ड सिर्फ पुख्तनख्वा की थी। नंबर एक बात। दूसरी बात ये आपने कहा कि बुशरा बीबी जो है ना वो गैर सियासी घरोली, बिल्कुल हम सब की बहन है, कौम की बहन है, हम मानते हैं उसके। लेकिन क्या फर्क गोगी के जरिए पंजाब हुकूमत नहीं चला है? क्या जो उसने कल स्पीच की है तो उसने ये नहीं कहा कि जो लोग 10,000 और 5,000 नहीं लेंगे उनको टिकट नहीं मिलेंगे? वो अपने शोर के लिए जरूर जदोजहद कर रहे हैं, मगर इस तरह की बातें जो ना ये कोई पॉलिटिकल लोग करते हैं, आम लोग नहीं करते हैं। आपको पता हो कि इससे पहले जो बीबी शहीद ने जदोजहद की है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के लिए, या नुसरत भुट्टो साहिबा ने किया है, या कुलसुम नवाज साहिबा ने किए है, यकीनन हम कहते हैं सियासी लोग हैं। आप एक तरफ सियासी नहीं है, दूसरी तरफ वो तो टिकट बांटना अभी से शुरू करा है। तो बहरहाल मुख्तसर बात ये, आपका दौर भी लोगों को याद है, आपके सब कुछ लोगों को याद है। 11 साल में पुख्तनख्वा का जो आपने हाल किया है, मैं पेशावर से बेसिक तालीम मैंने वही से की है, दुनिया का टॉप था। हमारे साथ मिडिल ईस्ट के लड़के पढ़ते थे। आज आपने वहां चर्च के अड्डे, उजरती कातिल, नाजायज असले की फैक्ट्रियां, चोरी की गाड़ियां, और ये सब कुछ आपने पैदा की है। और आपने पिछले 11 महीने से जो कारकर्दगी है वो आपकी शेर अफजल
मरवत अपनी आपके दोनों वज़ीर आला के बारे में कह चुके हो, और ये आपके लोग जो ये रोज उसकी जदोजहद से तंग आ गए, इसी वजह से आपने सरकारी मुलाजमीन को साथ लिया है और 10-10 हज़ार रुपए और एक एक ग्रेड दे के इस चीज पे आप हुकूमत चलाएंगे। आप आइए सिंध में मुकाबला करें पीपल्स पार्टी का, आप आइए सिंध में जो पीपल्स पार्टी ने अस्पतालों का जाल बिछा एशिया में नहीं है, आप आइए बेनजीर इनकम सपोर्ट में जो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिल रहा है, दुनिया में मिसाल नहीं है। आप आइए पीपल्स पार्टी के साथ जो ना थर का मुकाबला कर रहे हैं, आपके नजदीक एरिया है जहां खवातीन जो ना जो 3 गुना डंपर है वो चला रही, दुनिया में एक तारीख है। अब क्या मुकाबला करेंगे आप? अंडे कटे मुर्गियां, ये विजन आपका है, लंगर खाना आपका विजन है। बात ये होता है वही जो आप शौकत खानम चला रखे, उसी तरह आपने हुकूमत को शौकत खानम समझ के और कुछ माल अड़प किया, कुछ माल जो है लंगर खाने में लगा ले, ये आपकी कारकर्दगी है। ठीक है लालचंद साहब, यही सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ ना आगे के। सर अभी आप लोग जो 24 नवंबर की आपने कॉल दी है, गो के अभी मुज़ाकरात का तो बहुत क्लियरिटी नहीं है उस चीज़ की, लेकिन मुझे ये बता दीजिए सर कि ये केपीके का के जो सरकारी वसाइल हैं ये आप लोग किस कैपेसिटी में खर्च कर रहे हैं? क्योंकि आज ही की खबर है कि आप लोगों ने 58 करोड़ रुपए वजीर खजाना से सूबे के फंड्स जारी करने की रिक्वेस्ट कर दी। उससे पहले आपने 5 अक्टूबर को किया था, जिसमें आप लोगों ने तकरीबन 81 करोड़ रुपए खर्च करके हवा में उड़ा दिए थे। उस एहतजाज का हाल भी हमने देखा था कि अली अमीन गंडापुर साहब गायब ही हो गए थे। गो के अब गायब होने के चांसेस कम है क्योंकि उनके जो वारंट गिरफ्तारी है वो भी जारी कर दिए गए हैं। अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए आप कि अगर वहां के अवाम के मसाइल, केपीके के सूबे के अवाम के मसाइल आप लोग नहीं एड्रेस कर पा रहे हैं, तो उनके टैक्स के पैसे से आप सूबे से वफाक पे कैसे चढ़ाई कर सकते हैं? पहली बात तो ये है शाजिया खान के, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक अच्छी एंकर लगती हैं, आप अनवेरिफाइड फेक न्यूज को पीटीवी पे अगर आप इस तरह प्रोमोट सर ये फेक न्यूज नहीं होती है सर, हम जो भी बात करते हैं बड़ी ऑथेंटिक करते हैं। अच्छा, ये आपकी ये स्टेट चैनल है, ये कभी फेक अच्छा, खबरें नहीं देता अपने अवाम नाज़रीन को। आपने अपनी बात कर ली तो मुझे मेहरबानी होगी कि जी बोले सर। तो ये फेक न्यूज है, ये फेक लेटर्स है जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी बड़ी सपोर्ट है, मैस सपोर्ट है, हमारे एमएलएज एमपीएज हमारे जो पार्टी सपोर्टर्स हैं वो हमारे हर पार्टी एक्टिविटी का वो खर्चा उठाते हैं। आवाम के खर्चे से या गवर्नमेंट के खर्चे से 1 रुपया 1 पैसा भी उसमें नहीं लगाया जाता। अब दूसरी बात पे आ जाए कि सर वो पिछले एहतजाज में फिर वो जो क्रेन थे, एम्बुलेंसेस थी, वो किसकी पर्सनल कैपेसिटी में आए थे? ये कोई पर्सनल कैपेसिटी नहीं थी। देखिए स्टेट किस लिए होती है? स्टेट होती है पाकिस्तान की आवाम के तो यही तो मैं नहीं सर, वो एक सियासी जमात के कारकुनान थे, उसमें आप लोग के कायदीन थे, उसमें आप लोगों के अली अमीन गंडापुर साहब थे। सर ये तो ना कहना कि उसमें वो अवाम थी। अवाम कैसे हो सकती है? वो पीटीआई के कारकुनान और लीडरान थे। आपकी एक इजाजत हो तो मैं 1 मिनट बात कर लूं? जी सर, जी बोले मैं ये कह रहा हूं मोहतरमा जी कि पाकिस्तान की आवाम को क्यों आईनी हक है एहतजाज करने का? बिल्कुल है। मुझे ये बताएं वो कौन थे जो उस आवाम के उस हक से रोक रहे थे, जहां पर आपने पूरे पाकिस्तान से कंटेनर मंगवा के वहां पे सर मैं इसका जवाब ना आफ्ताब साहब से ले लेती हूँ, क्योंकि मैं अगर कोई मैं जस्टिफिकेशन दूंगी तो आप फिर कुछ और, मुझे जजमेंट आपकी कुछ और हो जाएगी। सुन लेना जी चले कंप्लीट करें। आवाम को उसका आईनी हक एक्सरसाइज करने के लिए हुकूमत का फर्ज है उनको हर सहूलत मुहैया करे। बाकी बार बार जो ये बात हो रही है मैं वाजे करना चाहता हूं, अगर बुशरा बीबी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो जो मैसेज आया वो बुशरा बीबी ने मैसेज जो है वो नहीं सर, आज तो बड़ी डिटेल मुलाकात हुई। आज तो वो चाय के कप के ऊपर डिस्कशन हुई है अली अमीन गंडापुर की बानिए पीटाई के साथ। ठीक है आफ्ताब साहब, तो बुशरा बीबी का जो मैसेज आया था वो आज से पहले आया था। ठीक है, आज वो मैसेज नहीं आया। ठीक है आफ्ताब साहब, अब ये जो बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज, बिल्कुल जमहूरियत में सबका हक है कि वो पुरअमन एहतजाज करे, लेकिन लाजमी सी बात है कोई इंतशार फैलाएगा, ये रियासत के रिट को चैलेंज करेगा, तो क्या आपकी हुकूमत उसको प्रोटोकॉल देगी? देखिए जी, बात ये है कि अभी यहाँ चूंकि मेरा ताल्लुक अटक से है, यहाँ पर हमारे पास थानों में वो लोग गिरफ्तार हो के आए कि वहाँ जिनका ताल्लुक पुलिस के मुलाजमीन थे,
और महकमों के मुलाजमीन थे, सरकारी गाड़ियां जो हैं या थानों में हमारे पास बंद की गई। मुझे आप बताएं जी कि कहते हैं कि जी हम लोगों के आईनी हकूक, तो बाबा कौन सी आईनी हकूक की बात करते हैं? ये आईनी हकूक है कि आप सरकारी खजाने से पैसा निकालें और सरकारी मशीनरी लाएं और एक सुबह जो है वो मरकज पे चढ़ दौड़े। ये कौन सी आईनी हकूक है? ये तो सरासर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के साथ, लोगों के हकूक के साथ ज्यादती है। आप मुझे बताएं कि जब लोग बेचारे आते हैं और वो गिरफ्तार हो जाते हैं, क्या यहाँ की पुलिस अपने जो यहाँ पर जो असासी हैं पाकिस्तान के या पाकिस्तान पंजाब में बसने वाले लोग हैं या दूसरे, उनकी हिफाजत नहीं करेगी? आर्मी भी करेगी, रेंजर्स भी करेंगे और पुलिस भी करेगी। ये हिफाजत करना उनका फर्ज बनता है। ये मैं बताएं कि दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिसमें एक सूबा जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, सरकारी प्रोटोकॉल लेते हुए, अपनी पुलिस को साथ लेते हुए और अपने सरकारी मुलाजमीन को साथ लेते हुए एम्बुलेंसेस की गाड़ियों में जो मिनिस्टर बैठकर एक दूसरे सूबे पर और मरकज पर चढ़ाई कर रहे हैं जी। ये कोई आईनी लोगों का नहीं है, ये एक सेल्फ इंटरेस्ट है पार्टी का। और असल कोशिश ये है कि किस तरीके से इमरान साहब जो हैं वो बाहर आ जाएं। वो आ सकते हैं, लेकिन आप जजेस के पास जाए ना जी, देखिए ना यहाँ पर इसके फैसला तो कोर्ट ने करने हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं और ना जो है इसका फैसला यहाँ की फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, ना परमिशन गवर्नमेंट ने करना है, इसका फैसला तो जुडिशरी ने करना है। बिल्कुल। आप जुडिशरी में अपने केसेस का टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको रिलीफ मिलेगा तो हमें क्या एतराज है, हम तो वेलकम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, प्रोग्राम का जो पहला सेगमेंट था वो अपने अख्ताम को पहुंच रहा है और यकीनन इस जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हम आहंगी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क इस वक्त मईशत के हवाले से सही ट्रैक पर जा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से यकीनन जो खदशात हैं उस पर बात करना बनती है। इसी हवाले से आज एपेक्स कमेटी का इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल रहा, जिसमें हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत हुआ और इसमें सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर उमूर ज़ेर बहस आए। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। अपनी जिंदगी की कदर करें। बैरूनी मुल्क सफर के लिए मुल्की कवानीन पर अमल कीजिए। याद रखें, जाली दस्तावेज़ात, डंकी यानी गैर कानूनी तरीके से बैरूनी मुल्क सफर करना न सिर्फ मुस्तकबिल बल्कि जिंदगी के लिए भी खतरा है। गैर कानूनी एजेंट्स को कानून की गिरफ्त में लाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ इमिग्रेंट्स एक्ट 2018 के तहत गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलव्विस एजेंट्स और अफराद को 3 ta 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा दी जाएगी। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें किसी इंसानी स्मगलर के चकमे में न आने दें। आए जिम्मेदार शहरी बने, कानूनी दस्तावेजात के मुताबिक सफर करें। दुरुस्त हर वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम की दूसरे सेगमेंट में बात होगी एपेक्स कमेटी के इजलास की, जो कि मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में नहायत अहमियत का हामिल है। इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है और आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इजलास के खिताब में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। चीदा पॉइंट्स मैं आपके सामने रखती हूँ। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेकाम की तरफ बढ़ रही है और मईशत में बेहतरी आ रही है। साथ साथ उन्होंने वफाकी काबीना और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का अहम किरदार है, इस हवाले से भी बात की। मुआशी इस्तेकाम और खुशहाली के लिए ठोस इकदाम करने होंगे और यकीनन उन्होंने इकोनॉमी और सिक्योरिटी के हवाले से जो बात की उस पर डिटेल बात होगी। लेकिन आर्मी चीफ साहब का भी मैं कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूंगी और बड़ा ही रेलिवेंट पॉइंट है मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से भी, सिक्योरिटी के सूरत हाल के हवाले से भी और इकोनॉमी के भी। उन्होंने कहा कि हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। उन्होंने साथ साथ ये भी तंबीह की है कि जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा,
اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا اسے نتائج بھگتنا ہوں گے. اسی پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ اعجاز ملک, ایئر وائس مارشل. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. اعجاز صاحب, یقیناً جب ہم ایپیکس کمیٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اغراض و مقاصد زیادہ تر سیکیورٹی سے ہی جڑے ہوتے ہیں, مگر آج کی ایپیکس کمیٹی کو موجودہ ٹائمنگ کے حوالے سے کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. یقیناً یہ ایک بہت اہم اجلاس تھا, اور آج کل کی جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کی جو انوائرمنٹ ہے, اور ایون میں کہوں گا کہ جو ہماری ریجنل سیکیورٹی کی انوائرمنٹ ہے, اس میں اس اجلاس کی اہمیت جو ہے وہ بہت جو ہے ہمارے لیے جو ہے مناسب ہے ان حالات میں. اور سیاسی اور عسکری قیادت اور دوسرے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کا اس طرح اکٹھے بیٹھ کر یک زبان ہو کر اپنے اس عزم کا اعادہ کرنا کہ ہم سب پاکستان کے نظریاتی, جغرافیائی اور سیکیورٹی کے جتنے بھی پہلو ہیں, ہمہ جہتی پہلو جو ہیں سیکیورٹی کے, اس کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں, اور ہم سب اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوشش یا قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بڑی امپورٹنٹ آج بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک تو ملک کو دہشت گردی سے خطرہ ہے, کیونکہ ملک اس وقت معاشی استحکام کی جانب ایک ٹریک پر چل پڑا ہے, اور یہی ہمارے دشمن ممالک سے, دشمن عناصر سے برداشت نہیں ہو رہا, چاہے وہ ہمارا سی پیک کا پروجیکٹ ہو جائے یا ایس آئی ایف سی کے تھرو جو ہم اقدامات لے رہے ہیں, اور جو ملک میں ہماری بین الاقوامی جو سرمایہ کاری آ رہی ہے, کیونکہ جو بھی بین الاقوامی سرمایہ کار ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے اپنی سیکیورٹی کو میک شیور کرنا ہوتا ہے. تو ایک اسٹیٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے. تو یہ اکانومی اور سیکیورٹی یہ دونوں بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں اس حوالے سے. تو آج پرائم منسٹر کا خطاب اور پھر آرمی چیف صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, سیاسی اور معاشی جو سٹیبلٹی ہوتی ہے وہ ملک کی سالمیت کے لیے لازم و ملزوم ہے. یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, اور یقیناً جو ہمارے دشمن ہیں, بیرونی دشمن, اور ان کے کچھ جو ہے سپورٹڈ لوگ جو ہمارے ملک کے اندر بھی موجود ہیں, وہ ان سب کا انٹرسٹ یہی ہے کہ پاکستان کی ترقی کی جو کوششیں جب بھی کی جاتی ہیں وہ اس کے خلاف جو ہے اسی طرح ٹیررزم کا جو ہے ٹول اس کو استعمال کرتے ہیں. اور آج کل جب ہم اپنی معیشت کے لیے سی پیک پہ اپنی توجہ ہم نے مرکوز کی ہے, ایس آئی ایف سی کے ذریعے بہت سارے پروجیکٹس کے پہ کام ہو رہا ہے, باہر سے انویسٹرز کو لانے کے لیے جو ہے ایک بڑی اگریسو کیمپین کی جا رہی ہے. اس میں جو ہے ہمیں اندرونی جو سیکیورٹی ہے, ایک سٹیبلٹی ہے, اس کی ہمیں بڑی شدت سے ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اعجاز صاحب, بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی کہ دہشت گردی کے ناصور کو ختم کرنے کے لیے سیاسی اتحاد بہت ضروری ہے, اور یقیناً وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس وقت ملکی مفادات میں, ملکی خوشحالی کے لیے آپ کو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اپوزیشن جماعت ہیں, ان سب کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا. یہ جو قومی ہم آہنگی ہے یہ اس وقت ناگزیر ہے. اس کے لیے جو ہم ایک سیاسی جماعت کا جو بیہیویئر دیکھ رہے ہیں وہ کتنا مطلب قابل تشویشناک بات ہے؟ دیکھیے, ہمارے پاس سانحہ پشاور کے بعد جب یہ نیشنل ایکشن پلان بنا, اور اس کے بعد نیکٹا کا, جس کا آج بھی بڑی اس سے ذکر ہوا کہ اس کو بھی ہم ریوائیو کر رہے ہیں, تو اس کے لیے یقیناً کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمیں ہول آف دی نیشن جو ہے اس اپروچ سے چلنا ہے. اور اس میں حکومت, صوبائی حکومتیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز, ان سب کو ایک مربوط طریقے سے کام کرنا ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنی سیاسی وابستگیوں سے آگے بڑھ کے اس قومی سلامتی کے مسئلے پر اکٹھے ہونا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت کو جتنا بھی اجاگر کیا جائے وہ کم ہے.
ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये भी बड़ी अहम बात की कि इस वक्त मईशत में जो बेहतरी आ रही है उसमें हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का बड़ा अहम किरदार है। और हमने देखा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर SIFC को ले लें आप, या फिर जो मईशत के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे थे, जो लूप होल्स थे जिसमें एक स्मगलिंग क्रैकडाउन के हवाले से भी इकदाम थे, वो उसमें भी बड़ा हमें ताउन मिला अस्करी क़यादत की जानिब से। ना सिर्फ यहाँ तक महदूद रहा, बल्कि हमने देखा कि जब भी आर्मी चीफ साहब ने कोई सरकारी दौरा किया है तो वहां पर भी वो एज अ पाकिस्तानी एम्बेसडर के तौर पे हमें नजर आए हैं। तो ये बड़ा कलीदी किरदार रहा है आसिम मुनीर साहब का। और आज शुगर माफिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन के हवाले से बात की, इकदाम के हवाले से बात की, ये कितना काबिल सत्ताइश है? देखिए जी, आर्मी चीफ एक स्टेट के अदारे के सरबराह की हैसियत से वो इस मुल्क की स्टेबिलिटी को सिंबलाइज करते हैं। और हमारी ये खुशकिस्मती रही है कि हमेशा से हमारे इस अदारे ने अपने ना सिर्फ ये कि जो दिफाई जो हमारी सरगर्मियां होती हैं और बॉर्डर्स पे जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत पे जानों की कुर्बानियां देने के अलावा वो उन्होंने जहां भी मौका मिला है अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से और अपने उस वकार की वजह से जो हमें हमारे दोस्त ममालिक जिस तशक्कुर और वकार की नज़र से हमारी मुसल्लह अफवाज को देखते हैं, उन्होंने हमेशा अपनी इस पोजीशन को पाकिस्तान के लिए जो है इस्तेमाल किया है। और मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जब भी सियासी बेयकीनी की फिजा होती है तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा रियासती अदारों की तरफ देखते हैं कि उनकी गारंटीज और उनकी एश्योरेंस की बुनियाद पर ही जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट के प्लान्स करते हैं। तो हमें यकीनन पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो भी कोशिशें की जाएं वो काबिल सताइश है। ठीक है सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी नजर आई कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से भी बातचीत की गई है और नेशनल एक्शन प्लान जो है उसके हवाले से भी ये बात की गई थी कि उसको उसके तमाम उमूर का जायजा लिया जाएगा। आप क्या समझते हैं, क्योंकि अब इसमें काफ़ी गैप आ चुका है, तो हमें इस नेशनल एक्शन प्लान को दोबारा से फॉल करने के लिए क्या मौसर इक़दाम करने होंगे, और ये जो बलूचिस्तान में ऑपरेशन का ये वक्त की कितनी अहम ज़रूरत है इस वक्त? देखिए जी, 2014 और 15 में और बाद में 2020 में भी जो इसमें कुछ थोड़ी सी बहुत तब्दीलियां की गई, और उसमें जो पोर्शन जो था जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने करना था, जो काइनेटिक फोर्स एप्लीकेशन थी, वो तो बेशुमार कुर्बानियां दे के ऑपरेशन ज़रबे अज़्म और रद्दुल फसाद की सूरत में जो है और अब अज़्म इस्तेहकाम की सूरत में वो उसमें जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का रोल है और जिम्मेदारी है वो तो उन्होंने बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दी और अभी भी दे रहे हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे। लेकिन जो गैप है जिसकी तरफ आर्मी चीफ ने भी इशारा किया कि जो गवर्नेंस के इशू हैं उसकी वजह से हमारे यहाँ जो सूबाई हुकूमतें हैं या जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ज़िले सतह पर, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से जो है वो जो है मैं कहूँगा कि वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां सही तरह से पूरी नहीं की। और यही वजह है कि बहुत सालों के बाद अब जो है हम पिछले 2 सालों में ये जो टेररिज्म है इसमें हम एक अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं। क्योंकि अगर हमने आर्मी ऑपरेशंस के बाद और इतनी कुर्बानियों के बाद जो हमने एक स्टेबिलिटी अचीव की थी 2015-16 में, उसके बाद अगर हम उसको फॉलो अप करते, वहाँ पे हमारी ज़िलेई हुकूमतें इस पोजीशन में होती कि वो अपनी जो है मुकामी जो हमाहंगी है और वहाँ पे तरक्की का अमल है उसके ज़रिए सारे लोगों को ऑन बोर्ड करते, डी रेडिकलाइजेशन करते, हम मदरसा रिफॉर्म्स करते, तो मेरा ख्याल है हम कहीं बेहतर हालात में होते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज अगर इसके ऊपर सब इकट्ठे बैठे हैं और उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया है तो अब भी मेरा ख्याल है ये हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। और हम लोग जैसे मीडिया है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान टेलीविज़न, हमें अपना जो नेशनल नैरेटिव है उसको बिल्ड करने में और जो है रायामा को हमवार करने के लिए कि हम सब लोग मिल के
ہماری سیاسی وابستگی، ہمارے زبان، ہمارا علاقہ کوئی بھی ہو، ہم سب پاکستان کی وجہ سے ہیں. ہاں، ہمارا وجود، ہمارے بچوں کا مستقبل وہ پاکستان سے وابستہ ہے. تو ہم کیوں نہ آگے بڑھیں اور اس عظیم مقصد میں ہم اپنا حصہ ڈالنا چاہیے سب کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعجاز صاحب، آپ نے وقت دیا. اور ناظرین، بڑی اہم ڈسکشن رہی اس حوالے سے بھی کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تناظر میں، جبکہ دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ بلوچستان اور KPK میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً یہ جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کا کام یہی ہے کہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ڈالیں. لیکن پرائم منسٹر نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہماری پہلی، دوسری اور تیسری ترجیح جو ہے وہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. مگر اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ ہماری افواج پاکستان، ہماری فورسز، ہمارے جوان، افسران تمام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کے تحفظ کو یقینی بنا رہے ہیں، لیکن ہمیں دہشت گردوں کو نہیں، دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں ان ہاؤس آرڈر لانا ہوگا. تمام سیاسی جماعتوں کو، اپوزیشن جماعتوں کو اس معاملے پر ملک کی استحکام، ملک کی بقا کے لیے ایک پیج پر ہونا ہوگا. پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے بعد.